तो गुड इवनिंग। आज अपन जो कल जहाँ पे हमने छोड़ा था, आज अपन वहां से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। और एक बात ये है कि कल अपन ने एक जगह पे छोटी सी अपन ने मिस्टेक की थी। अपन ने जो अपन ने लास्ट डेफिनेशन अपन ने लिखी थी, किसकी लिखी थी? यूनिट की लिखी थी ना अपन ने, लास्ट डेफिनेशन। तो उसके अंदर देखो कि उसके अंदर लास्ट वर्ड क्या है, उसके अंदर सेकंड लास्ट वर्ड क्या है यूनिट की डेफिनेशन? न्यूमेरिकली स्टैंडर्ड। तो उधर न्यूमेरिकली को काट के जो ये था उसको काट दो ऐसे करके, और इसकी जगह लिख लो रेफरेंस। ये एक छोटी सी गलती हो गई थी हमसे, इसको है ना तुम करेक्ट कर लो इसको। इसको तुम करेक्ट करो ठीक है, हो गई करेक्ट। हम देखो आगे सीखते हैं अपन। देखो कल हमने ये हमने पढ़ लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तुमको क्लियर है? कोई भी डाउट उसके अंदर? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और हमने ऐसा देखा था कि अगर हमको करना है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, और फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए हमको चाहिए यूनिट। तो हमने क्या पढ़ा था? यूनिट के यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। और आगे तुम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे तुम बढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, और वगैरह वगैरह। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब इसके आगे बढ़ते हुए अपन एक छोटी सी अपन एक कहानी जानेंगे कि हमने सीख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। बट जब हम चीजों की स्टडी करना शुरू करते हैं, उनको हम डिटेल में हम अगर हम पढ़ते हैं, तो हम करते हैं कि उनको फर्दर उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन चलता रहता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। क्योंकि अपन जितना चीजों को क्लासिफाई करेंगे उतनी उतनी चीजें आसान हो जाती है। एक तो तुम ऐसा बोल दो कि हमारे पास में है ना, खाना खाने के लिए बहुत सारे अपने पास में है, आइटम्स है खाना खाने के लिए। जलेबी भी रहती है, रोटी भी है, घी भी है, और और पानी भी है, जूस है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपने पास में या तो तुम सबको मिला के ऐसा बोल दो कि सब है क्या, फूड है। और फिर तुम फूड को भी तुम फर्दर तुम क्लासिफाई करते हो कि नहीं, ये स्वीट फूड है मतलब मिठाई, ये वाला नमकीन है, ये वाला मतलब खट्टा है, ये वाला तीखा है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि हम वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग जितना हम क्लासिफाई करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, ठीक है। ये हर जगह ये वाली जो थ्योरम है ये हर जगह मतलब वैलिड है कि आप चीजों को जितना क्लासिफाई करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो हम आगे आज वही करने वाले हैं कि आज हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको पहला चाहिए कि हम किस बेस पे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिपेंडेंसी के बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है, तो इस बेस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो काइंड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड होता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होगी जो इंडिपेंडेंट होगी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से। मतलब उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से नहीं बना सकते। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो नेचर के अंदर अपने आप से एग्जिस्ट कर रही है। और जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होगी वो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में तो हम आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम क्लासिफाई करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। और हम देखते हैं कि जब हम डिपेंडेंसी के बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास में दो प्रकार आते हैं। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव। सिंपल सा डिफरेंस है कि जो फंडामेंटल वो थी जो इंडिपेंडेंट थी, और जो डिराइव थी वो उनके कॉम्बिनेशन से ही बन पा रही थी। और इसके बाद में फिजिकल क्वांटिटीज आने के बाद में फिर अगला आएगा कि यूनिट्स। तो जो यूनिट्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में ऐड होती है वो तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स। और जो यूनिट्स ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में आती है वो होती है ड्राइव यूनिट्स। समझ रहे? तो इन इन बातों को हम लिख लेंगे ताकि हम फ्यूचर में याद रखें।
भूल ना जाए, ठीक है। तो हम इनको ना पॉइंट बना के लिखेंगे। नोटबुक लाए हो? ठीक है, खोल लो, पेन ले लो हाथ में, और लिखते रहो, और देखते रहो, जहां को तुमको नहीं समझ में आए पूछ लो, ठीक है। तो देखो, मतलब पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, on the basis of dependency, there are two kinds of physical quantities. There are two kinds of physical quantities. कौन सी होगी? फंडामेंटल और डेराइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। स्पीड तेज तो नहीं है मेरी? बढ़िया, आराम आराम से चलो, और मतलब लिखते रहो, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू कहता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, वो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट which are independent to each other, जो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर नॉन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मेहनत करवा रहे हो बच्चा हमसे आप। एंड, आगे लिखो, एंड रेस्ट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। जो इनको छोड़ के हमारे पास में जितनी भी हमारे पास में क्वांटिटीज रह जाती है, वो सारी हो जाती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। एंड रेस्ट ऑफ ऑल, एंड रेस्ट ऑफ ऑल अदर, एंड रेस्ट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अंदर इतना कोई सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर सिर्फ तू इतना मतलब देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और हमने देखा, ऐसा ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया, ये बस एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे हुआ है कि हमने क्या किया कि हमने ऑब्जर्वेशन किया, और हमने देखा कि हमारे पास में जितनी भी अवेलेबल फिजिकल क्वांटिटीज थी, तो उसके अंदर ऑब्जर्व करने से हमको पता चला कि इनके इनमें से सिर्फ 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही थी जो इंडिपेंडेंट थी, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इंडिपेंडेंट थी। और जो बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज थी वो इन सबका डिराइव्ड वर्जन थी। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर इनका इनका क्लासिफिकेशन इनका कर लिया गया है, ठीक है।
लिखिए इतना, इरेज कर दे। 2 पॉइंट, इनमें कोई मतलब दिक्कत इनमें नहीं। ओके चलो बड़ी, बहुत अच्छे। खाना वाना, खाना वाना टाइम पे खा रहे हो ना? जी बिल्कुल खा रहे हो। सुबह स्कूल जा रहे हो सुबह? अभी नहीं जा रहे, चलो बढ़िया अभी। वरना सुबह सुबह स्कूल जाना, फिर शाम को इधर आना, फिर कंप्यूटर सेंटर, बहुत मेहनत कर रहे हो। बहुत अच्छी बात। 3rd पॉइंट, 3rd पॉइंट अपन ऐसा लिखेंगे कि जो फिजिकल, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ जो यूनिट्स आती है, वो यूनिट्स होती है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। और तुमको क्लियर हो ना कि यूनिट्स होती क्या है? चलो ठीक है, लिखेंगे। द यूनिट्स, द द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और इसका एक नाम और होता है, बताओगे? हम्म, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट, इनको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं और बेस यूनिट भी बोलते हैं। ये सिर्फ नाम है, और नाम जो लिखा है उनको आप याद कर लो। और ऑब्वियस सी बात है कि अपन इनको फंडामेंटल और बेस ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये वो है, सिर्फ ये वो है जो इंडिपेंडेंट है, और इनसे बाकी सारी यूनिट्स बनाई जा रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फंडामेंटल और उसको बोल रहे हैं बेस यूनिट। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। अब पॉइंट नंबर 4 हम ऐसा लिखेंगे कि जो बाकी जो यूनिट्स है, इनको छोड़ के जो बाकी जो यूनिट्स है, वो हम इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो इस बात को हम आसान शब्दों में लिख लेंगे इनको। द यूनिट्स अदर देन फंडामेंटल, अदर देन अदर देन बेस यूनिट्स, वो यूनिट्स जो बेस यूनिट्स नहीं है, बेस यूनिट्स को छोड़ के, द यूनिट्स अदर देन बेस यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ, एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, द यूनिट्स अदर देन बेस यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। तो जो भी यूनिट है अदर देन बेस यूनिट्स को छोड़ के हमारे पास में जो बची हुई यूनिट्स है, हम उनको कैन बी एक्सप्रेस का मतलब है कि उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी, जहाँ पे ये कैन बी एक्सप्रेस होता है, ये एक साथ पढ़ा जाता है ये। तो इसका मतलब होता है किया जा सकता है। तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन के साथ में हम उनको अदर अदर यूनिट्स को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। इस 5 पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे द यूनिट्स obtained as the combination of base units और लगाएंगे, और द यूनिट्स ऑफ derived physical quantities
derived physical quantities are called derived units. Derived units. अब ये 5 पॉइंट के अंदर हमने हमने सब कुछ समझ लिया कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। इस पॉइंट में हमने लिखा है कि द यूनिट्स ऑब्टेन्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, वो यूनिट्स जो हमको मिलती है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से जो यूनिट्स हमको मिलती है, और द यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज या फिर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, दोनों एक ही बात है। ऐसी यूनिट्स जो हमको बेस यूनिट्स का या तो फिर वो कॉम्बिनेशन हो या वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हो, बात एक ही है। उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। अब इनके एग्जांपल एक्चुअली क्या है कि हमने अभी तक इतना सीखा है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। इनके एग्जांपल बाद में आएंगे, और जो तुमको पता भी है कि फंडामेंटल जो होती है यूनिट्स वो अपने पास में सेवन सेवन है बेस यूनिट्स, और जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो उन सबका मतलब कॉम्बिनेशन है, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स हो गया, तो वो सब क्या है, द ड्राइव्ड यूनिट्स है। सबके सब सबके सब क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो वो हम आगे क्या है कि हम डिटेल में हम मतलब पढ़ेंगे। और बाकी ये जो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। ज्यादा तो नहीं लिखवा रहे, काम की बात है। बिल्कुल, ये सब काम की मतलब बातें हैं। इनको एक बार तुम कभी भी रिवीजन करो, वो सिर्फ एक बार आंखों से उतार लो। इनमें हमको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ इनको एक बार आंखों से उतारना है। जब भी तुम चैप्टर पढ़ो, एक बार ये 5 पॉइंट फटाफट को फटाफट, सिर्फ एक 1 मिनट का काम है कि तुम ये सब पढ़ लोगे तो तुमको एक अलग क्लियरिटी आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियरिटी, ठीक है। अब इसके बाद में अपना एक अगला टॉपिक शुरू होता है। अच्छा, एक पॉइंट रह गया इसके अंदर, सिक्स 6 नंबर पॉइंट। लिखो, देखो, 6 नंबर पॉइंट ऐसा है कि हमने ये देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। 6 नंबर पॉइंट है कि अब हम बताएंगे कि दो ड्राइव्ड यूनिट्स और जो फंडामेंटल जो यूनिट्स है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहते हैं, तो इस तो ऐसे लिखो, द कंप्लीट सेट द कंप्लीट सेट ऑफ these the complete set of these units, both base both base units and derived units are known as, इस वर्ड पे है ना बोर करने वाली चीज है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वर्ड इतना हल्का वर्ड नहीं है ये, इस पे गौर करना है, इसे अंडरलाइन कर लेना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द कंप्लीट सेट ऑफ दीस यूनिट्स बोथ बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स आर नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये लाइन ऐसा कहना चाहती है कि हमारे पास में अब जितनी भी यूनिट्स है, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, वो सारी यूनिट्स मिला के जब उन सारी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जब उनका अपन एक सेट बनाते हैं। मैथ्स के अंदर तुमने सेट तो तुमने पढ़ रखा होगा, सेट थ्योरी तुमने नहीं पढ़ी मैथ्स में, 11th में सेट थ्योरी, फंक्शन सेट थ्योरी, वो उसमें 11th में। चलो ठीक है, जब तुम मतलब पढ़ोगे तो हम एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, हम एक कंप्लीट सेट बना रहे हैं। कंप्लीट सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर हम बेस क्वांटिटीज भी रख रहे हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज भी रख रहे हैं, और वो क्या बोल रहा है, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज भी रख रहे हैं। मतलब दोनों क्वांटिटीज को हम उस सेट के अंदर रख रहे हैं, और दोनों वो रखने के बाद में जो सेट जो बना है, उस सेट को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलेंगे, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कुछ भी नहीं है, सिस्टम ऑफ
यूनिट आपके पास में एक सेट है, क्या एक सेट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास में एक सेट है जिसके अंदर बेस यूनिट्स भी है और डिराइव्ड यूनिट्स भी है। मतलब आपके पास जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल है वो सारी यूनिट्स उस सेट के अंदर है, तो वो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम आगे हम जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये है कि हमने अब तक हमने देखा कि हम कर रहे हैं फिजिक्स की स्टडी, हम अभी पैदा हुए हैं, हमको हमको कुछ पता नहीं है कि हाँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये पक्षी क्यों उड़ रहे हैं, मछली क्यों तैर रही है, हम लोग खाना क्यों खा रहे हैं, हम लोग घर कैसे बनाए, जिए कैसे, और हमको इलेक्ट्रिसिटी, हमको हमको कुछ पता नहीं। अभी हम सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी, हम अभी सीख रहे हैं। हमने सीखते सीखते देखा कि हमारे पास में आ गई थी फंडामेंटल, हमारे पास में आ गई थी फिजिकल क्वांटिटीज आ गई थी कि हाँ हमने देखा कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को आई कि हमको करना है कंपैरिजन। ठीक है, फिर हम कंपेयर करते करते देखा कि कंपेयर ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हमको कोई एक बेस सेट चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर कर पाए। तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यूनिट्स भी इंट्रोड्यूस हो गई, अब उससे हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट भी हम कर पा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट भी हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में यूनिट्स भी इंट्रोड्यूस हो गई। फिर हमने यूनिट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई भी कर दिया। हमने बोला कि एक तो हमारे पास में होगी बेस यूनिट्स होगी और एक हमारे पास में होगी डिराइव्ड यूनिट्स। अब हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स मिल चुका है, तो अब हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ यूनिट है और उससे हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर लेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट है और उससे फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर लेंगे। अब सिस्टम ऑफ जो यूनिट है, अब वो क्या हुआ कि उस वक्त हर देश में अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त इतने ज्यादा फोन और मतलब कम्युनिकेशन था नहीं कि उनको पता रहे। तो जिस देश में जो भी चीजें उनको अच्छी लगी तो उन्होंने अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लिया उन लोगों ने। जैसे कल अपन ने एग्जांपल लिया था बकरी का, हाथी का और घोड़े का, और हमने बकरी को बेस यूनिट के तौर पे हमने इस्तेमाल किया। वो हमारी मर्जी थी, हमने कर लिया। हमने बोला कि हमारी हमारी बकरी बेस यूनिट है हमारी, और हम बाकियों का वेट इसको इससे कंपेयर करके ही हम मतलब बताएंगे। हम बताएंगे कि जो मेरा वेट है वो इससे 1.5 गुना है, तुम्हारा वेट इससे 1.3 टाइम्स है, हाथी का वेट इससे मतलब 1500 टाइम्स है। ऐसा करके वो हमने हमारी बेस यूनिट मान ली थी बकरी। तो ऐसा ऐसा करके अलग अलग देश के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बेस यूनिट्स बना ली, अपनी अपनी बेस 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 यूनिट्स बना ली। तो उन्होंने अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया। क्या बना लिया ये। अब उन्होंने अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना के बहुत अच्छी अच्छी फिजिक्स की थ्योरीज दे डाली। ठीक है, तो उन्होंने अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना के फिजिक्स की बहुत सारी थ्योरी उन्होंने दे डाली। तो अब आज हमको उन जो मेन मेन जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हमको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो थ्योरी क्या है कि थोड़ा थोड़ा उनसे थोड़ी सी रिलेटेड है उनसे। ठीक है, तो जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और उसके बाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बोला यार कि अगर ऐसा अगर चलता रहा कि अगर सारे लोग अपने अपने हिसाब से सिस्टम ऑफ अपना अपना मतलब सिस्टम बना के और यूनिट का अगर काम करने लग जाएंगे, तो जो तुमने जो स्टडी की वो मैं कभी जान नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुमने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से तुमने स्टडी कर ली। अब तुम्हारा रिसर्च पेपर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ मेरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पता है, मेरे को मतलब तुम्हारी वाली मेरे को मतलब नहीं पता। अब तुम उसके अंदर क्या मेरे को कहना चाहते हो मेरे को नहीं समझ आ रहा, और मैं जो मतलब रिसर्च कर रहा हूँ वो तुम नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा ना हो तो उन्होंने कहा कि हम तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट की। वो साथ में मतलब बैठे और बोले कि आज हम सब मिलके सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक करते हैं डिसाइड, जो पूरे वर्ल्ड में सबको आनी चाहिए और सब लोग करेंगे डिसाइड। हाँ बच्चा, कौन सी क्लास में? 9th क्लास। ठीक, बैठ जाओ उधर। तो लिखो अगला टॉपिक, द इंटरनेशनल। बच्चा पूछ मतलब परेशानी है आपको? सही जा रहे हैं पर देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैं तुमको मतलब बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ
टीचर क्या करते हैं कि थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देते। वो लोग जो जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ से आते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पे जंप करते हैं। उसके ऊपर तुमको 2-3 मतलब लाइनें बताएँगे और उसके बाद में सीधा मतलब क्वेश्चन में जंप कर देंगे और तुमको क्वेश्चन के थ्रू ही फिर तुमको मतलब समझाएँगे कि हाँ, कि ये इसको ऐसे मतलब सोल्व करना है। तो ऐसा ऐसा मैंने बहुत पढ़ा है, ऐसा करके। तो उसके अंदर हम एक्चुअली क्या होता है कि हम क्वेश्चन सोल्व करना तो हम सीख जाते हैं, बट हम साइंस नहीं सीख पाते। उसके अंदर फिर हमको पता चल जाता है कि अच्छा अगर ऐसा अगर कुछ आया मतलब क्वेश्चन फ्रेम होके तो इसको सोल्व कैसे करना है, वो हमको पता है कि इसमें ये रख के ये हो जाएगा, ऐसा करके ये मतलब तो आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअली हम उसको फील नहीं कर पाएँगे, उसकी हम साइंस नहीं जान पाएँगे। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा-सा टाइम ले रहा हूँ थ्योरी के ऊपर, ताकि मैं तुम्हारा जो बेस है वो मैं बिल्ड अप कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक बार बेस मतलब बिल्ड अप हो और उसके बाद में अपन डायरेक्ट चले जाएँगे क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो इसलिए हम धीरे-धीरे चल रहे हैं कि मतलब फिज़िक्स कैसे मतलब बना रहे हैं, धीरे-धीरे अपन बेस को मतलब सीख रहे हैं। तो इससे शायद तुमको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ऐसा पढ़ना ठीक है या फिर तुमको मतलब क्वेश्चन वाला पढ़ना है डायरेक्ट? चलो ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उम, ये ऐसा है कि हम ऐसा रहेंगे कि पहले के टाइम में अलग-अलग साइंटिस्ट अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है? और उनमें से जो प्रमुख प्रमुख कुछ अच्छी-अच्छी जो मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसको एक एक बार हम जस्ट हम देख लेंगे। उनका इतना ज़्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है, पर हमको बस पता होनी चाहिए कि हाँ, ये थी। तो इस लाइन को खूब फटाफट साथ-साथ में लिख लेंगे, ठीक है? तो लिख लो। इन लिखो इन अर्लियर टाइम्स इन अर्लियर टाइम्स द साइंटिस्ट्स द साइंटिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज were using different different system of units. तो पहले तो पहले के समय में जो अलग-अलग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट थे, वो अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। इस पे गौर करना इस पे। ये पूरा एक ही वर्ड है ये, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये अलग-अलग नहीं है ये। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एक ही मतलब है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है एक वो सेट जिसके अंदर सारी यूनिट्स आ जाए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब होता है? वो सेट जिसके अंदर सारी यूनिट्स है, उसको कहेंगे अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वो एक अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे पहले के समय में और उनमें से कुछ प्रमुख थी सच एज़ लिखो ऐसे, सच एज़ ऐसे लिख लो। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर वर लिखो, देयर वर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स सच एज़ पिंक खराब हो गई है। सच एज़ पहली लिखो सीडीएस, दूसरी लिखो एफपीएस। ये इनके नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, क्योंकि अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। और तीसरी कौन सी थी? एमकेएस। अब हिं अब शायद ये चीज तो आप लोगों ने मतलब पढ़ के रखी हो, तुमको पता होगा सीरीज का मतलब क्या वो मीटर किलोग्राम सेकेंड। बिल्कुल। लिख लो बस। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें इसमें क्या लिखोगे? फुट पाउंड सेकेंड।
जिन लोगों को मतलब नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि पाउंड यूज होता है मास के लिए। और आज भी हम केक जब हम ले जब हम केक लेके आते हैं तो आज भी हम उसको पाउंड यूज करते हैं, पाउंड यूज करते हैं। एक पाउंड का, 2 पाउंड का। जब तुम बेकरी शॉप जाओगे तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे मेरे को 1 किलो का केक चाहिए, 5 किलो का केक चाहिए। तुमको उसको ये बताना पड़ेगा मेरे को 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का चाहिए, 3 पाउंड का चाहिए, तो ऐसा करके। तो वो होता है पाउंड। और तीसरा होता है ये मीटर किलोग्राम से। मीटर किलोग्राम से। तो ये थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या है? ये अगर कोई तुमसे पूछे कि ये सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस ये है क्या, तो तुम कहोगे ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये क्या है? ये तुमसे कोई पूछे कि सीजीएस, एफपीएस ये है क्या, नाम से तो तुमको पता है, पर ये है क्या? ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अर्लियर टाइम में साइंटिस्ट यूज कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज के। और उसके बाद में ऐसा बोला कि हमारे पास में बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो चुके हैं। तो फिर एक कम्युनिटी आती है, वो बैठती है, कॉन्फ्रेंस करती है और बोलती है कि आज से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा यूज करेंगे जो पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। और उसको क्या बोला? एसआई यूनिट्स। डेफिनेटली ये बात मेरे को पता थी कि तुमको पता है, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता था। फिर आ जाती है एसआई यूनिट्स। क्या आ जाती है? एसआई यूनिट। आगे एसआई यूनिट्स ऐसा लिखो, ऐसा पॉइंट बना के एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स की हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, वो है एसआई यूनिट्स। और वो किसने बनाई है? वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उसने मतलब बनाई है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये चीज विच इज इट इज एट इट इज एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट समय में, विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट, जो कि अभी प्रेजेंट में भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो होगी इज ऐसा यूनिट सिद्धू। या फिर ऐसा यूनिट का पूरा नाम लिखो। चलो एक काम करते हैं, ऐसा यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, सिस्टमाइज इंटरनेशनलाइज यूनाइट्स। वो एक्चुअली ये फ्रेंच नेम है। ये पता नहीं यार, ये मेरे को भी ये बात मेरे को समझ नहीं आई कि ऐसा ही को फ्रेंच नेम देने की क्या जरूरत थी। पर चलो ठीक है, वो उसको मतलब फ्रेंच नेम उसको दे दे के रखा है। इसको लिख देते हैं इज ऐसा यूनिक्स। और ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, इसका पूरा नाम। सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनलाइज यूनाइट्स। ये फ्रेंच नेम है ये, सिस्टम है इंटरनेशनलाइज यूनाइट्स। इसको बोलते हैं ऐसा ही। बाकी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंग्लिश में और लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लगा लिख लेना है इसमें। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो और वो जो नाम लिखा है वो है फ्रेंच नेम, सिस्टम आई इंटरनेशनल आई।
यूनिट्स वो ऐसा करके, इसलिए जो ऐसा ही है। पहले मैं खुद सोचता था, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये नाम पता था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने बोला आई पहले आ रहा है, इस बाद में आ रहा है, तो इसका नाम होना चाहिए आईएस यूनिट होना चाहिए, ISIS करिए, आतंकवादी संगठन है ना वो, ISIS। तो मैंने बोला यार वो ना होना चाहिए, फिर मैंने बोला SIS है, क्यों इसको बोलते रहते हैं ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स। फिर पता चला कि इसका नाम है सिस्टम आई इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि फ्रेंच नेम है, जिसका लॉजिक मैं अब तक ढूंढ रहा हूँ। अगर तुमको मिले तो मेरे को बताना मुझे, अगर उसका अगर लॉजिक तुमको मिले तो हमको भी जरूर बताइएगा आपको। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि कौन सी कम्युनिटी है जो ये मतलब यूनिट्स मतलब बनाती है। जो ब्यूरो है वो है BIPF, ये नाम है, ब्यूरो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। और फिर कुछ फ्रेंच नेम आएगा, और फिर आएगा मतलब मेजर। ये वाली ये वाली ब्यूरो ने इसको मतलब बनाया है। लिखे इसको, BIN को लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसको अपन स्किप कर देते हैं अपन को। तो हम देख चुके हैं SI यूनिट्स। ठीक है, अब ठीक है, अब अगर हम SI यूनिट्स हम देख चुके हैं, तो अब हम आगे देखेंगे कि अब हमारे पास में दो यूनिट्स और रह जाती है, जो SI यूनिट्स तो होती है, मतलब SI यूनिट्स का मतलब है कि अब हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हम SI यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। और कोई भी तुम ऐसा यूनिट्स जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है कि अगर तुमको क्वेश्चन तुमको दे रखा हो, कोई भी क्वेश्चन, उसकी यूनिट्स अगर कुछ अलग अलग दे रखी हो, तो तुम्हारा पहला काम है उसको ऐसा यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके फिर उसको सोल्व करना। फाइनल रिजल्ट हमेशा मोस्टली 99% केस में ऐसा यूनिट्स में ही लिखा जाता है, अनटिल जब तक तुमको क्वेश्चंस के अंदर खुद गिवन ना हो कि नहीं तुमको ऐसा यूनिट यूज नहीं करनी है, तुमको ये वाली यूनिट्स यूज करनी है, तब तो ठीक है, वरना तुमको ऐसा यूनिट्स के अंदर ही फाइनल आंसर लिखना है। अब तक हमने ये तो देख लिया कि ऐसा यूनिट्स क्या होता है। ऐसा यूनिट्स वो होता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अब तक हमने ये नहीं देखा कि ऐसा यूनिट्स के अंदर आती कौन कौन सी यूनिट्स आती है, वो अब तक हमने नहीं देखा। हमको इतना तो पता है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ अगर यूनिट्स है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर दो यूनिट्स तो आएगी, एक तो बेस यूनिट्स आएगी, और एक, एक आएगी ड्राइव्ड आएगी। और ड्राइव्ड जो मतलब यूनिट्स होती है, वो बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनी होती है। तो हमको पहले क्या जानना है, हमको सिर्फ बेस यूनिट्स जानना है। अगर हम बेस यूनिट्स हम जान लेंगे, तो ड्राइव्ड यूनिट्स तो ऐसे ही हम मतलब ड्राइव हम मतलब करते ही रहेंगे। तो ऐसा ही यूनिट्स के अंदर जो बेस यूनिट्स कौन सी होती है, वो हम अब अभी देखेंगे। तो ऐसा ही यूनिट के अंदर जो बेस यूनिट्स होती है, वो 7 बेस यूनिट्स होती है। पहले उनके नाम तुम बताओगे, उसके बाद में हम बताएंगे, बताओ। मोल कंडेला और कैलविन, एक एक भूल गए, देख के बताओगे। सर, ये वैसे बच्चा, ये मतलब क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, ये मतलब नोट्स है ये। अरे नहीं बच्चे, इतनी भी हमको आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप हमको ना मतलब देख के बताओ। अगर आप खुद को, अगर आपको याद, अगर आप हमको बताओगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा, अब बजाय देख के। चलो कोई नहीं, तुम इलेक्ट्रिक करंट भूल गए, एम्पियर। इट्स ओके, वो बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, हेडिंग लिखो, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऐसा यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स इन ऐसा यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। एसआई
सिस्टम का मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो एसआई सिस्टम का सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स, और उसी का दूसरा नाम होता है एसआई फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसे लिख लो, ऐसे एरो लगा के, कि इन्हीं को हम शॉर्ट में ऐसा 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 बोलते हैं, बेस एसआई यूनिट्स। क्या बोलते हैं? बेस एसआई यूनिट्स, या फिर फंडामेंटल एसआई यूनिट्स दूसरा नाम है। तो इसके अंदर एक बहुत एक प्यारी सी मतलब टेबल बनती है। तो उस टेबल को हम पहले बना लेंगे, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो हम टेबल साथ साथ बनाएंगे बराबर, ठीक है। इधर तो रखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम, इधर आएगा फिजिकल क्वांटिटीज का नाम, फिजिकल क्वांटिटीज, इधर आएगा सिंबल इसका। सिंबल इधर नहीं आएगा, इधर आएगा यूनिट नेम, यूनिट का नाम, और इधर आएगा symbol। चलो बनाते हैं। बताओ पहले नंबर पे क्या रखेंगे? पहले पे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? फिजिकल क्वांटिटीज है, मास। तो पहले रखेंगे मास। तो एक चीज बच्चा गौर करना, कि फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट आपस में कैसे रिलेटेड है, वो बात हमको पता होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज तो किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए। अगर आपको मेजरमेंट करना है, एक सटीक एक सर्टेन आपको एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट करना है, आपको चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप क्या करते हो कि आप उस यूनिट से उस फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो और बोलते हो कि उसके इतने टाइम्स है। तो ये आपस में ऐसे रिलेटेड है, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट ऐसे मतलब रिलेटेड है। अगर तुम चाहो तो एक नोट लिखा के एक बात मतलब लिखवा दे इनका रिलेशन के, लिखवा देता हूँ, देखो। देखो ऐसे नोट लगा के मतलब लिख लो। ये ये टेबल तुमने बना ली। चलो एक काम करते हैं, पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम मतलब नोट लगा के लिखेंगे। तो देखो, मास यूनिट का नाम क्या होगा? किलोग्राम। सिंबल क्या होगा? केजी। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेंथ, उसके क्रॉसपोंडिंग यूनिट का नाम मीटर, और सिंबल एम। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी टाइम। टाइम को मत भूलो, समय बहुत बलवान। टाइम के क्रॉसपोंडिंग सेकंड, सिंबल एस, स्मॉल एस। फोर्थ नंबर इलेक्ट्रिक करंट, क्या? जिससे हमको दूर रहना चाहिए। क्या? क्या रहना चाहिए? ये बहुत डेंजर होता है ये। इसके क्रॉसपोंडिंग यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए, एम्पियर कैपिटल ए। पांचवी वो अपन लास्ट में लिखेंगे। बताओ। पहले अपन लिख देंगे टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। इस थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इसमें कंफ्यूज मत होना इसमें। थर्मोडाइनमिक मतलब क्यों लिख दिया? थर्मोडाइनमिक मैंने क्यों लिखा है? थर्मोडाइनमिक मैंने क्यों लिखा है? केल्विन, सिंबल के।
इतना लिखो फिर अपन ऊपर वाला करेंगे। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है कि एक फिजिक्स की एक पूरी एक अलग ब्रांच चलती है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हीट, जो हीट होती है उसको अपन एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हीट और वर्क का रिलेशन क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। और उसी ब्रांच के अंदर हम टेम्परेचर, हीट का और वर्क में आपस में डील करते रहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो वो सब फिजिक्स की एक अलग ब्रांच बनती है थर्मोडायनेमिक्स। तो एक्चुअली जो टेम्परेचर जो डेवलप हुआ था इनिशियली, वो उसी ब्रांच के थ्रू डेवलप हुआ था। थर्मोडायनेमिक जो फिजिक्स की ब्रांच का एक नाम, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक फिजिक्स की ब्रांच का नाम है, जिसके अंदर हम हीट एनर्जी और जो वर्क है आपस में उनका कन्वर्जन कैसे होता है, और वो सब चीजें उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो उसी के अंदर जब हीट वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया, तो हीट के साथ में ही टेम्परेचर इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि सबको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है इसका मतलब आप हीट बहुत दे रहे हो, टेम्परेचर कम तो मतलब ठंडा हो गया। तो ऐसा करके हीट और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड थे। तो वहां से टेम्परेचर आया, इसलिए इसको अगर आपको प्रिसाइज बोलना है तो उसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलना ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर तुम उसको टेम्परेचर बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर बोलोगे तो तब भी हर जो नॉर्मल आदमी है वो समझ जाएगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। बट इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहना ज्यादा अच्छा है। अब हमारे पास रहेगा छठा। क्या बता रहे थे तुम, बताओ। सब्सटेंस ऑफ क्या बता रहे थे, बताओ। छठा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस, एक ही बात है। इसकी यूनिट का नाम क्या होता है, और सिंपल क्या होता है, एम वेल मोल। सिर्फ एम नहीं होता, एम एम तो होता है मीटर के लिए, एम होता है मीटर के लिए। कोई दो सिंबल कभी मैच नहीं होंगे, बस सारे सिंबल अपने आप में क्या रहते हैं, यूनिक रहते हैं, ठीक है। और लास्ट, तुम्हारा फेवरेट, बताओ क्या था। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनको याद कर लो इनको। वैसे देखो तुम्हारे काम को सिर्फ तीन ही आने हैं, मीटर, केजी और टाइम, ठीक है। सिर्फ तीन ही काम आने हैं। बाकी ये सब तुम्हारे अब भी काम नहीं आएंगे। बाकी ये जो तुम्हारे 6 नंबर तक है, ये तो तुम्हारे 11 12 की पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। ये जो 7 नंबर है ये तुम्हारे कहीं पे 12 तक तो काम नहीं आएगा। 12 तक तो इसका कोई नाम भी नहीं है। बाकी अमाउंट ऑफ जो मैटर है केमिस्ट्री में, हाँ तुम लोग याद का है, टेम्परेचर भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भर भर के आने वाला है। 11th में भी आएगा। इलेक्ट्रिकल करंट 10th में आया था, और मतलब 12th में भी आएगा, ठीक है। बट ये कहीं नहीं आता। ये इनफैक्ट मैं इनसे से कर रहा हूँ, मेरे भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पे है। इसको बनाया है ये, यूज कहाँ होगा पता नहीं। देखो क्या होती है इसकी, कह देना, सीडी, ठीक है। हमारे नोट्स बनाते रहो, मजा आता रहे। आगे आगे देखो, बहुत मतलब मजा आने वाला है। मैं तो ऐसा है कि मैंने जैसे जैसे मतलब फिजिक्स को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया ना, मेरे को बहुत ऐसे मजा आने लगा कि यार क्या क्या मजा आ रहा है, एक्चुअली चीजें ऐसे हो रही है। और इनफैक्ट सोपान आश्रम के अंदर तो तुमको काफी एक्सपेरिमेंट करवाए भी जा रहे हैं, और काफी इस चीज पे ध्यान भी दे रहे हैं। बट मैंने एक चीज तुम लोगों में नोट की थी, कि तुम लोगों की प्रैक्टिकल स्किल्स तो बहुत अच्छी है। जब साइंस फेयर हुआ था तो मैंने देखा था बच्चों की प्रैक्टिकल स्किल्स तो बहुत अच्छी है। बट उनका थ्योरी पार्ट बहुत वीक था उनका। उनको क्या है कि उनको थ्योरी नहीं पता, और क्योंकि वो बच्चे हैं तो उनको थ्योरी वैसे भी उनको पता नहीं होगी। लेकिन जिस बच्चे, अगर कोई 8th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, वो 10th के बच्चे को जितनी थ्योरी पता होनी चाहिए उसको मतलब वो भी नहीं आ रही थी। तो वो थोड़ा सा हमको ऐसे दुख हुआ। बट कोई नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल देख के मैं इम्प्रेस भी मैं बहुत हुआ था। तुमने पार्टिसिपेट किया था उसमें, क्या बनाया था वो? नहीं, दारपुर में नहीं। क्या बनाया था बताओ?
क्या क्या कर रहे थे? कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो कर रहे थे क्या? ओके, तो चलो बढ़िया। थ्योरी पता है उन सबकी? स्नेल लॉ का फॉर्मूला बताओ। हाँ, इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता, न्यू टू अपॉन न्यू वन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, कुछ ऐसा ऐसा हो। साइन आर अपॉन साइन, साइन आई बाई साइन आर, न्यू टू बाई न्यू वन। हाँ, वो मेरे को पता था कि तुम्हारा कुछ ना कुछ थ्योरी में तुम मतलब गड़बड़ करोगे। कोई बात नहीं, तुम लोग प्रैक्टिकल इतना अच्छा कर रहे हो कि कोई बात नहीं, थ्योरी के लिए हम है इधर। हम थ्योरी भी तुमको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे, फिजिक्स भी सिखाएंगे, फील भी करवाएंगे, सब करेंगे। क्या करेंगे? सब करेंगे अपन। तो अबे नीचे बढ़िया सा एक नोट लगाओ, एक नोट। क्या लगाओ? नोट। ये अपना पहला नोट हम लगा रहे हैं। इस नोट में हम देखेंगे कि बेस कि बेस क्वांटिटीज को छोड़ के भी हमारे पास में दो ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि बेस क्वांटिटीज को छोड़ के भी हमारे पास में दो ऐसी क्वांटिटीज होती है जो ना ही बेस क्वांटिटीज कहेंगे उनको, ना ही हम उसको डेराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होती है, उनकी डायमेंशंस नहीं होती। डायमेंशंस क्या होती है अभी हमने आपको नहीं बताया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या होती है, हम आपको बाद में बताएंगे, फील करवाएंगे। अभी तुम इतना जानो कि वो दो जो जो क्वांटिटीज है वो डायमेंशन लेस है, और वो एंगल मेजर करने के लिए यूज हो रही है। तो वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज नहीं है, और उनको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उनको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे यूनिट्स बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो यूनिट, अब मैं एक लाइन में मैं तुमको समझा रहा हूँ। एक लाइन में ऐसा है कि जो यूनिट्स बेस यूनिट्स नहीं है, जो यूनिट बेस यूनिट्स नहीं है और डिराइव्ड यूनिट्स भी नहीं है, वो उनका एक अलग नाम आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और वो सिर्फ अपने पास में दो है। तो ऐसा लिखेंगे नोट लगा के, बिसाइड्स बिसाइड्स ऑफ बेस यूनिट्स। क्योंकि हम जो करंट में हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हम मतलब पढ़ रहे हैं। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? एक कंप्लीट सेट होता है जिसके अंदर सारी यूनिट्स आती है। तो अब हमको ये तो पता है कि एक सेट है जिसमें सारी यूनिट्स है। अब हम उसके अंदर घुस के अपन झांक के देख रहे हैं कि उसके अंदर कौन सी यूनिट्स है। क्या उस सेट के अंदर कौन सी है यूनिट? तो हमने पहले देखा कि उस सेट के अंदर पहले तो आती है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स एक ही बात है। तो हमने उसको झांक के देखा कि हाँ, इस सेट के अंदर सात सात यूनिट्स है जो फंडामेंटल और बेस यूनिट्स है, और वो हमने सातों हमने देख ली, और इनको सिंबल हमने देख लिया। और और वो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि उसके अंदर सेट के अंदर घुस के, चलो फंडामेंटल तो हो गए, अब हम देख रहे हैं कि दो ऐसी यूनिट्स आ रही है जो ना को फंडामेंटल थी और नए मतलब डेराइव्ड यूनिट है, उनको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। तो सिर्फ वो दो ही यूनिट्स है, तो वो उसी सेट के अंदर है, उसी उसी सेट के अंदर है। तो पहले हमने फंडामेंटल देखी, अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री, और उसके बाद में हम देखेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। और डेराइव्ड यूनिट्स तो पूरी मतलब एक क्लास है, पूरी चलती ही रहती है, बहुत मतलब काफी सारी है। अभी तुमको सारी नहीं पढ़नी है, तुम्हारे जो क्लास में इंपॉर्टेंट है वो सब हम जैसे जैसे मतलब चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे, हम लोग वो पढ़ते जाएंगे। तो पहले हमको सात और ये दो, हमको ये नौ तो पता होनी चाहिए, उसके बाद में डेराइव तो सारी चलती रहेगी। तो बिसाइड्स बेस यूनिट्स देयर आर टू यूनिट्स, देयर आर टू यूनिट्स नेम
रेडियन एंड स्टे रेडियन। कोमल को कंबाइनली कॉल्ड कंबाइनली 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 कॉल्ड सप्लीमेंट्री मीन्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हमने देखा कि जो ऐसा यूनिट है उसके अंदर हम हमारे पास में दो यूनिट और आ रही है बिसाइड्स ऑफ बेस यूनिट, मतलब बेस यूनिट के अलावा। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बेस यूनिट के अलावा। अब हम देखेंगे कि रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। रेडियन तुमको पता है क्या होता है? लिखो, दे आर यूज्ड इन एंगल मेजरमेंट। दे आर यूज्ड इन एंगल मेजरमेंट। इस लाइन पे ऐसे ना, ऐसे अंडरलाइन कर लेना ऐसे, ये इंपॉर्टेंट लाइन। और और तुमको पता है कि हम एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं मेजरमेंट किसका? फिजिकल क्वांटिटीज का। पहली क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, हम मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट 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 फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हमको चाहिए यूनिट्स। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करेंगे तो हमको चाहिए यूनिट। अब हम जब एंगल मेजरमेंट करेंगे तो एंगल एक है फिजिकल क्वांटिटीज, क्या है? एंगल है, आई थिंक एंगल फिजिकल क्वांटिटीज आई थिंक है। बाकी एक बार मैं तुमको कल अगली क्लास में चेक करके बताता हूँ, कंफर्म, ठीक है? बट हाँ, हम यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट हम कर रहे हैं। एंगल है फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। अब जब हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको चाहिए यूनिट। तो हाँ, जब हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको चाहिए यूनिट, क्योंकि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करेंगे तो हमको चाहिए यूनिट। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने का मतलब ही ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को, जो भी उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक है उस सिस्टम की। तो सिस्टम के उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी यूनिट से, कि वो उस यूनिट से कितना टाइम है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के क्रॉसपोंडिंग अलग अलग यूनिट्स है। अगर एक फिजिकल, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनके क्रॉसपोंडिंग अलग अलग ही क्या रहेगी? यूनिट। टाइम और लेंथ की यूनिट एक नहीं हो सकती। टाइम की अलग यूनिट होगी, लेंथ की अलग होगी। स्पीड और वेलोसिटी की हालांकि यूनिट एक होती है, वो एक अलग रीजन है। बट मोस्टली यही होता है, जनरली जनरली यही होता है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स भी क्या रहती है? अलग अलग। तो इसी के अंदर जब हम एंगल मेजरमेंट करेंगे, क्या करेंगे? एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट करेंगे तो हमको क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए। तो जो यूनिट यहाँ पे काम आएगी वो यूनिट्स होगी रेडियन और स्टेरेडियन। एंगल मेजरमेंट के लिए रेडियन और स्टेरेडियन यूनिट्स काम आएगी। अब एंगल मेजरमेंट करने की एक यूनिट और होती है जो तुम पूछ सकते हो कि डिग्री भी होती है, पर डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। हमने हमने क्या बोला? हम वो पढ़ रहे हैं, हम ऐसा यूनिट का जो सेट है हम उसमें झांक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसमें झांक रहे हैं। उसके अंदर जो अब एंगल मेजरमेंट करने की यूनिट डिग्री है, बट वो उस सेट में नहीं है। ये हो सकता है मतलब किसी और सेट में हो। इस सेट के अंदर को एंगल मेजरमेंट करने की सिर्फ रेडियन और स्टेरेडियन ही है, ऐसा यूनिट्स के सेट में। पर इसका मतलब ये नहीं है, हेलो बच्चों, बच्चों शांत, अब बातें मत। तो उस सेट के अंदर सिर्फ अपने पास में सिर्फ दो यूनिट्स है, रेडियन और स्टेरेडियन। और यूनिट्स कब कब आती है? जब हम क्या करते हैं? मेजरमेंट, ठीक है? तो मेजरमेंट और यूनिट्स का क्या मतलब रिलेशन है, ये दिमाग में तुमको पता होना चाहिए। तो ये आती है इसके अंदर। तो पहला नंबर लिख लो, रेडियन। रेडियन क्या होती है?
देखो ये क्या होती है, समझेंगे इसको पहले, इसको ऐसा ऐसा समझेंगे। इसके अंदर यार बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आज तुम्हारी मैं कंफ्यूजन हटा ही दूंगा परमानेंट। देखो इसमें, देखो ये हमारे पास में कोई आर्क है और ये थीटा। अब एक्चुअली हमने क्या किया, देखो हमने एक बनाया सर्किल। क्या बनाया, ये मान लो कि ये मतलब सर्किल है, इतना अच्छा नहीं बना है, और ये सर्किल का क्या है, सेंटर। इतना तुमको पता है, सर्किल है, सेंटर है, और ये जो हमने सर्किल बनाया है ये हमने 2 डायमेंशन में बनाया है। अब डायमेंशन का बहुत इसके अंदर रोल है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। सर्किल 1 डायमेंशन में तो बनेगा ही नहीं। 1 डायमेंशन का मतलब होता है लाइन, 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लाइन। तो सर्किल बनेगा 2 डायमेंशन के अंदर, तो हमने 2 डायमेंशन के अंदर हमने क्या बनाया, सर्किल बना लिया हमने। अब सर्किल हमने 2 डायमेंशन में बना लिया। अब सर्किल की जो भी अगर जो सर्कमफेरेंस के ऊपर अपन कुछ भी अगर उठाते हैं तो उसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने एक आर्क ले ली। क्या ले ली, ए टू बी। अब तुमको ये पता होगा कि अगर सर्कमफेरेंस है तो सर्कमफेरेंस है तो फिर सर्कमफेरेंस पे सर्कमफेरेंस की कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, सर्कमफेरेंस की कुछ ना कुछ। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस सर्किल की रेडियस आर है, क्या है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr, बिल्कुल। तो ये हो गई इसकी आर्क। अब जो डेफिनेशन ऑफ जो रेडियन आती है वो ऐसे आती है कि हम बोलेंगे कि एक रेडियन वो भाग होगा, एक रेडियन वो एंगल होगा जो इसकी रेडियस के बराबर यहां पे आर्क हो जाए। तो क्या हो जाए, ये लोग पढ़ने नहीं देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो वैसे भी 4:30 हो गए हैं, तुम्हारा टाइम हो गया है, और तुम ऐसे थके थके भी लग रहे हो, पानी पियोगे, अच्छा है तुम्हारे पास में। इसको अभी अब मैं क्या इतना मतलब जल्दी जल्दी, फिर मजा नहीं आएगा फिर। तो इसको हम अगली क्लास में हम मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो तुमको मैं बता देता हूं, देखो अगली क्लास के अंदर अपन रेडियन को, स्टेरेडियन को अच्छे से जानेंगे, रेडियन का और डिग्री का मतलब कन्वर्जन अच्छे से जान लेंगे, ताकि आगे अगर कहीं क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि जब आगे सर्कुलर मोशन इंट्रोड्यूस होगा क्या, तो उसके अंदर रेडियन डिग्री का बहुत यूज होने वाला है। सर्कुलर मोशन हो गया, फिर रोटेशनल मोशन हो गया, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और मतलब पूरी जो मैकेनिक्स है उसके अंदर कर्व तो आते ही रहने हैं, जहां पे कर्व वहां पे एंगल, जहां पे एंगल वहां पे रेडियन। तो इसका फंडामेंटल एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इसको इतना मतलब जल्दबाजी में मैं खींच नहीं रहा हूँ, वरना इसमें मेरे को कुछ नहीं करना रहता। तुमको एक मैं फॉर्मूला बताता, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर आर्क अपॉन मतलब रेडियस, हो गया था, बात खत्म। अब उसमें क्या होता है कि ये चीज हमने भी पढ़ी और हमसे फिर आगे मतलब क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हुए, तो हमको लगा यार फिर हमने मतलब सही नहीं पढ़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊं, ताकि आगे जहां पे भी सर्किल का पार्ट आए तुम पहचान जाओ इस चीजों को। तो हम ये मतलब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम एसआई प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। एसआई प्रीफिक्स के जो एसेंटी क्या होता है, डेसी क्या होता है, डेका क्या होता है, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, पिको क्या होता है, ये सब एसआई प्रीफिक्सेस है। मतलब जो एसआई जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम के अंदर प्रीफिक्सेस भी उन्होंने दिए हैं। जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में सिर्फ यूनिट्स नहीं है, उन्होंने पूरी फिजिक्स का, जो पूरी फिजिक्स के अंदर हम क्या सिंबल्स अपन को यूज करने हैं, कौन से एब्रीविएशन अपन को यूज करने हैं, उन्होंने सब बता रखा है कि तुम ये यूज करो, ताकि पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन ना हो, कम्युनिकेट करने में कंफ्यूजन ना हो। तो वो सब कुछ उन लोगों ने बता रखा है। तो वो हम एसआई प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम बेसिक बेसिक और आगे जो फिजिक्स में टर्म यूज करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम जंप करेंगे डायमेंशंस के ऊपर। तो कल की क्लास में, कल तो नहीं, अगले ट्यूसडे को होगी ना, तो उसमें हाफ क्लास के अंदर हम ये करेंगे, और हाफ के अंदर पूरा पूरा डायमेंशंस पूरा हम मतलब कर लेंगे।
और हमारा आधा चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारे जो सिलेबस में आता है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में आता है, वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशंस को यूज कैसे करते हैं, सिर्फ दो टॉपिक रहता है, उसके लिए 2 क्लास और चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर 5-6 क्लासों में खत्म हो जाना चाहिए। और इतना तो होना भी चाहिए, एक चैप्टर है, 6 क्लासेस तो मतलब चाहिए भी। ठीक है।